नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज़ में, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में। जहाँ पिछली 3 कक्षाओं में सबसे पहले हमने बाबर के बारे में पढ़ा और ये जाना कि बाबर ने कैसे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर के प्रमुख युद्ध 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध। इसके बाद हमने हुमायूं की चर्चा की। हमने देखा कि हुमायूं ने किस तरह से चौसा और बिलग्राम की लड़ाई में शेर शाह सूरी से हार करके भारत में मुगल साम्राज्य को गवा दिया। 1555 में मच्छीवाड़ा और सरहिंद की लड़ाई जीत करके दोबारा से उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन अगले ही साल अर्थात 1556 में शेरमंडल पुस्तकालय दीनपनाह नगर की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। तो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और इसी तरह उसकी मौत हो जाती है। फिर हमने शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ा। शेर शाह सूरी का शासनकाल सिर्फ 5 सालों का रहा, लेकिन उसका शासनकाल जाना जाता है बहुत सारे सुधारों के लिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक अच्छा प्रशासक था, बल्कि एक बहुत अच्छा सेनानायक भी था। क्योंकि चाहे चुनार के घेरे हों, या फिर बंगाल की लड़ाई हो, या फिर चौसा और बिलग्राम की लड़ाई हो, कालिंजर का अभियान हो, इन सभी अभियानों में शेर शाह सूरी को जीत मिली है। तो हम कह सकते हैं कि वो एक कुशल प्रशासक तो था ही था, पर उसके साथ वो एक बहुत अच्छा सेनानायक भी था। ये सारी बातों की चर्चा हमने पिछली क्लास में की है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसके क्विज भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे। बहुत सारे प्रश्न आपको दिए गए थे। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो क्विज में हम अपलोड कर रहे हैं। और आज और कल 2 दिन हमें अकबर के बारे में पढ़ना है। आज हम अकबर के 50% पार्ट को कवर करेंगे और कल हम बचे हुए 50% पार्ट को कवर करेंगे। और फिर एक लेक्चर हमें लगेगा जिसमें हम चर्चा करेंगे शाहजहां और जहांगीर की, एक लेक्चर औरंगजेब के लिए और एक लेक्चर हमें लगेगा परवर्ती मुगल शासकों के लिए। इस तरह से हमारा पूरा लेखा जोखा कंप्लीट होगा मुगल साम्राज्य का, पूरी कहानी कंप्लीट होगी मुगल एम्पायर की। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और अकबर के बारे में जानते हैं। काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी रिसेंटली अकबर को लेकर के हुई है, पर उस कंट्रोवर्सी से बचते हुए हमारा काम है कि एग्जाम के लिए जो रेलेवेंट है उन चीज़ों को पढ़ना और पेपर को क्रैक करना। ठीक है जी। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अभी जिस स्तर पर आप लोग हैं, आप हमेशा याद रखें कि आप सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं, आप जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं। कभी भी किसी चीज में रिसर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। अभी हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि सर हमें एग्जाम क्रैक करना है और उसी के हिसाब से हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि जब हम एक विषय में रुचि पैदा कर लेते हैं, इंटरेस्ट लेकर के आ जाते हैं, तो मन बड़ा विचलित हो जाता है। लगता है कि हर चीज जो जो हमारे आसपास है सबको समेट लिया जाए, हर चीज को कैप्चर कर लिया जाए। तो इन चीजों से कोशिश करनी है कि आप बचे रहें और जितना बेहतर और जितना फोकस अपनी पढ़ाई पर करें और जो आप कर रहे हैं उसको भूले ना, भटके ना। ठीक है जी। चलिए, तो हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जान लें कि आयाम क्या क्या है, क्योंकि आयाम हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के द्वारा आप अपने पूरे टॉपिक को रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, वही पुरानी कहानी की जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, शुरुआत कैसे हुई, ये पूरी कहानी हम जानेंगे। अकबर के शासनकाल को 3 भागों में बांटा जाता है। ऑल्दो अकबर 1556 में बादशाह बन जाता है, लेकिन पूरी शक्तियां अकबर के पास 1562 में आती। तो 1556 से 1560 का जो अकबर का शासनकाल है वो बैरम खान के प्रभाव में रहा। बैरम खान, इनके जो पिता हैं अकबर के हुमायूं, उनका सहयोगी था। फारस से आया था, भारत का नहीं था, शिया मुसलमान था। बैरम खान को संरक्षण नियुक्त किया था हुमायूं ने। तो 4 साल तक पूरे तरीके से अकबर पर बैरम खान का प्रभाव रहा। 1560 में बैरम खान के प्रभाव से वो मुक्त होता है। इसके बाद 2 साल 1561 और 62 में हरम दल का प्रभाव अकबर पर रहता है। जो अकबर की पालक माँ रही धाय माँ, धाय माँ का प्रभाव, सॉरी, अकबर की जो पालक माँ रही माहम अनगा, उनका बहुत प्रभाव रहता है साथियों अकबर के ऊपर। तो ये जो 2 साल का शासनकाल रहेगा 1561 और 1562, 1561 और 1562,
इसे कई बार एक कह सकते हैं व्यंग के रूप में पेटीकोट शासन कह देते हैं, कई बार इसे पर्दा शासन के नाम से भी जान लिया जाता है। तो इस तरह के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। 1562 में वास्तव में अकबर के पास पूरी शक्तियां आएंगी और फिर 1605 तक अकबर अपने हिसाब से शासन करेगा, अपने हिसाब से रूल करेगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि जितने भी हमने शासक पढ़े हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, उसमें सबसे बड़े जो टॉपिक हैं तो उसमें नंबर वन पर आते हैं शिवाजी महाराज। बहुत सारा काम किया उन्होंने। और एक बहुत बड़ा टॉपिक है अकबर, क्योंकि अकबर के समय भी बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारे उसके विजय अभियान रहे हैं, फिर उसने अलग अलग नीतियां बनाई हैं। तो हाँ, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमें 2 क्लासेस लगेंगी अकबर को कवर करने की। ठीक है, तो हम वो जान पाएंगे। फिर इसके बाद हम उसके साम्राज्यवाद की चर्चा करेंगे, हम इंपीरियलिज्म की बात करेंगे कि कैसे अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। क्योंकि हुमायूं अकबर को कोई बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ के नहीं गया था, उसने पहले ही अपने साम्राज्य का विभाजन 4 भाइयों में कर दिया था, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदल। तो इनसे भी कहीं ना कहीं अकबर को निपटना ही है। और बहुत छोटा सा क्षेत्र था दिल्ली और आगरा, जो हुमायूं छोड़ करके गया था। तो हुमायूं की मृत्यु के तुरंत बाद जो हेमचंद्र विक्रमादित्य हैं, दिल्ली सल्तनत पूरे मध्यकाल में एकमात्र हिंदू जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हम हेमू के नाम से जानते हैं, 29 दिन का शासन रहा था उनका। तो वो अधिकार कर लेते हैं, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य का अधिकार हो जाता है। याद रखिएगा, पहले ये आदिल शाह सूरी के प्रधानमंत्री थे, हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। ठीक है, तो उनका अधिकार हो जाएगा, तो दिल्ली और आगरा भी चला जाता है, रह जाता है ये पंजाब वाला कुछ इलाका। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था एक प्रकार से। अकबर को इसीलिए वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, एक्चुअल फाउंडर भी कहा जाता है, कि अकबर ने ही वास्तव में मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में की। क्योंकि बाबर ने बहुत कुछ कमाया था, पर हुमायूं ने सब कुछ गवा दिया। तो अकबर एक प्रकार से रीस्टार्ट करेगा जीरो से। तो फिर वो कैसे, उत्तर भारत में मालवा, गोंडवाना, राजपूताना में बहुत सारे राज्य, मेड़ता, मेवाड़, ऐसे बहुत सारे राज्य रहेंगे, कालिंजर, गुजरात, बंगाल, बिहार, काबुल, कश्मीर, इन सब पर वो अधिकार करता है। इन सभी क्षेत्रों को एक एक करके वो जीतता है। ठीक है, दक्षिण भारत में खानदेश, अहमदनगर, असीरगढ़, यहाँ पर अपना विजय अभियान चलाता है। साउथ इंडिया में इन इलाकों पर अभियान चलाता है। तो कैसे उसने इनको जीता, ये हमारी आज की क्लास का पूरा टॉपिक हो। फिर अगली क्लास में, कल की जो क्लास होगी, हम आंतरिक विद्रोह पढ़ेंगे। अकबर के समय शुरुआत में बहुत विद्रोह हुए हैं, बहुत सारे। फिर हमें अकबर की नीतियां पढ़ना है, धार्मिक नीति, जिसके तहत दीन ए इलाही और इबादत खाने के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। फिर वास्तुकला, साहित्य, अर्थशास्त्र, समाज और अकबर का मूल्यांकन। इस तरीके से हम अकबर का टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे। इस तरह से अकबर का जो टॉपिक है वो पूरा होगा और ऑलमोस्ट हर एक आयाम पर, हर एक डिमेंशन पर बात हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है आप लोगों को, मेहनत करते हुए। और क्लास में क्योंकि बहुत सारा काम, ऑलरेडी हर चीज पीपीटी में है, पर मैं समझाऊंगा आपको बोर्ड पर ही, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। और बोर्ड वाली जो पीडीएफ रहेगा ना, वो भी बना करके मैं दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे मैप मुझे आज बनाना है, तो वो मैप वाला पीडीएफ भी हम आपको साथ में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और कहानी हम शुरू करते हैं अकबर के सामान्य परिचय के साथ, जनरल इंट्रोडक्शन के साथ। तो समझिएगा कि अकबर का जो जन्म है साथियों, तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध पाकिस्तान में अमरकोट के राणा वीर साल के किले में हुआ था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं है और माता का नाम हमीदा बानो बेगम है। अब याद होगा, जब हमने हुमायूं वाला लेक्चर पढ़ा था तो हमने देखा था कि हिंदल के जो आध्यात्मिक गुरु थे मीर अकबर, उनकी बेटी का नाम था हमीदा बानो बेगम। तो हमीदा बानो बेगम से लगभग 14 वर्ष की आयु होती है, हुमायूं शादी करता है। और हमीदा बानो बेगम शिया मतावलंबी थी, शिया मुस्लिम थी। तो हमीदा बानो बेगम और हुमायूं की संतान था अकबर। अकबर का शुरुआती नाम ये नहीं था, अकबर का मूल नाम जलाल उद्दीन था साथियों। और अकबर को जलाल के नाम से जाना जाता है। अब अकबर को जलाल कहा जाता था, उसका मूल नाम जलाल उद्दीन था। अकबर का जन्म
अमरकोट के राणा वीरशाल के महल में हुआ था। कहानी वही है कि हुमायूं तो यहाँ वहां भटक रहा था, तो हुमायूं ने अपनी जो बेगम है हमीदा बानो बेगम, उनको अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में रखा था, और वहीं अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म होता है। तो ये बहुत बहुत सामान्य सा सवाल है जो पूछा जाता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखेंगे, अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म होता है। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को जन्म हुआ था। पिता का नाम हुमायूं है और माता का नाम हमीदा बानो बेगम है। अकबर के जो शिक्षक थे वो अब्दुल लतीफ ईरानी थे, और जैसा हमने बताया कि मूल नाम अकबर का जलाल उद्दीन था, और अकबर का सबसे पहला जो विवाह हुआ था वो हिंदल की बेटी रुकैया बेगम से हुआ था। हिंदल आप जानते हैं कि हुमायूं का भाई था, तो हिंदल की बेटी थी रुकैया। रुकैया से पहली शादी हुई थी अकबर की। ये बहुत बेसिक जानकारी है, बहुत ही मूलभूत जानकारी है, ये आपको याद रखना। चलो अब हम थोड़ी सी कहानियां शुरू करते हैं, स्टोरी को हम शुरू करते हैं। अभी सारे सवाल मैं आपसे करूंगा, इसलिए हर एक बात को ध्यान से सुनना। तो अब तो ये तो हमने अकबर का परिचय पढ़ लिया, हमने देख लिया कि अकबर का जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 1542 को सिंध वाले इलाके में हुआ था। हमीदा बानो बेगम और हुमायूं की संतान, अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में। टीचर अब्दुल लतीफ ईरानी, बचपन का नाम जलाल उद्दीन, ये सारी, और रुकैया पहली पत्नी का नाम था। अब हमें अकबर के राजनीतिक यात्रा को डिस्कस करना है, या अकबर की पॉलिटिकल जर्नी की बात करनी है। अकबर की राजनीतिक यात्रा या पॉलिटिकल जर्नी के बारे में हम पढ़ेंगे कि अकबर की कहानी आगे कैसे बढ़ती है, क्या स्टोरी है। तो अकबर का जन्म हुआ और अकबर को 1551 में ही 1551 में पहली राजनीतिक पोस्ट दी गई, जब अकबर को गजनी का सूबेदार बनाया। अकबर को गजनी का सूबेदार बनाया गया। सूबेदार मतलब गवर्नर, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अकबर को गवर्नर बनाया गया ऑफ गजनी। ठीक है, गजनी कहां पर आता है? सर, अफगानिस्तान वाले इलाके में गजनी स्थित है। दूसरा, अब कहानी आगे बढ़ती है और कहानी आ जाती है अकबर के राज्य अभिषेक के बारे में, अकबर के कोरोनेशन के बारे में। तो हम जानते हैं कि 1556 1556 ये वो समय है जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब सवाल यह था कि अगला राजा कौन बनेगा। अब जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई तो दिल्ली और आगरा, जिस पर हुमायूं ने कंट्रोल कर लिया था, तो तुरंत दिल्ली और आगरा वाले हिस्से पर आदिल शाह सूरी, आदिल शाह सूरी, ये सूरवंश का राजा था, उम्मीद है कि आपको याद होगा। आदिल शाह सूरी और आदिल शाह सूरी के प्रधानमंत्री हेमू, जिन्हें हम हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, इन्होंने अधिकार कर लिया। तो दिल्ली और आगरा वाला इलाका तो चला गया। तो अब सवाल यह था कि अगला बादशाह कौन बनेगा। तो फरवरी 1556 को बैरम खान, ठीक है, बैरम खान, वही बैरम खान जो फारस से हुमायूं के साथ आया था। बैरम खान ने कलानौर नाम की जगह है पंजाब में, कलानौर नाम की जगह है पंजाब में, इस समय अकबर यहीं पर है, यहीं पर अकबर का राज्य अभिषेक कर दिया, यहीं पर अकबर का राज्य अभिषेक कर दिया और अकबर को अगला बादशाह घोषित किया, बादशाह जलाल उद्दीन अकबर, बादशाह जलाल उद्दीन अकबर। ठीक है, बाद में अकबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की। ये शुरुआत होती है। तो राज्य अभिषेक के समय जो अकबर की आयु थी, जो अकबर की एज थी, वो 13 साल की आयु है अकबर की। इस समय जो अकबर की आयु है वो मात्र 13 साल 4 माह की आयु है। देखो, रिपीट हो रही है कहानी। कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो याद कीजिए, जब फरगना में राजा बनाया गया था बाबर को, तो उसकी आयु भी 13-14 साल के आसपास ही थी। ठीक है, आई थिंक इससे भी कम थी, मैं भूल रहा हूँ। तो इतनी कम आयु थी बाबर की, और लगभग इसी आधार पर इसी समय अकबर को राजा बनाया गया। अब अकबर खुद तो निर्णय ले नहीं सकता था, तो अकबर के संरक्षक कौन थे? तो अकबर का संरक्षक इस समय था बैरम खान। बैरम खान के बारे में भी पढ़ेंगे।
संरक्षक अर्थात गार्जियन। तो बैरम खान ही एक्चुअली पूरे डिसीजन लेता था, अकबर इस समय शासक बनाया। तो एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ, तो 15 फरवरी 1556 में, फेब्रुअरी 1556 में अकबर का राज्य अभिषेक होता है। कहां पर किया गया, तो यह भी याद रखिएगा, कलानौर पंजाब में उसका राज्य अभिषेक किया गया। और पता है बहुत अलग कहानी है इसके राज्य अभिषेक की। कहा जाता है कि बैरम खान ये उस समय पंजाब में थे, इनको जानकारी मिली कि हुमायूं की डेथ हो गई है, तो ईंट का एक टीला इन्होंने बनाया। ईंट के टीले पर इन्होंने अकबर को बैठाया और एक बहुत सामान्य सा कहने मात्र की एक पगड़ी अकबर को लगा दी और अगला बादशाह घोषित कर दिया। और अकबर ने उपाधि धारण की बादशाह जलालुद्दीन अकबर। ये इस तरह से इसकी कहानी शुरू होती है, इस तरह से इसकी पूरी की पूरी स्टोरी शुरू होती है। अब अकबर राजा तो बन गया, लेकिन राजा बनने के साथ ही वही बात है कि कांटों का ताज उसने अपने सर पे रख लिया था। कहने का मतलब यह है कि चुनौतियां बहुत ज्यादा थीं, प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा थीं। ठीक है, कांटों का ताज। और अब तक हमने इतिहास में यही देखा है, हम इतने समय से इतिहास पढ़ रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में जो राजा बनता है उसके लिए परिस्थितियां बहुत मुश्किल होती हैं, और जो इन मुश्किल परिस्थितियों से निपट पाता है वही एक महान शासक बन पाता है। चाहे आप अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, ने भी बहुत सारे काम किए, अलग अलग समय पर अलग अलग लोग ऐसे राजा बने हैं। ठीक है, अभी जाकर के हम महान महाराणा प्रताप की बात करेंगे, तब आप जान पाएंगे उनके बारे में। राणा सांगा ऐसे ही शासक हुए, हम्मीर देव ऐसे ही शासक हुए। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ठीक, ऐसे बहुत से लोग हुए। और जो इन समस्याओं से देखो, और हर एक राजा के सामने समस्या होती है, जो इनका समाधान कर पाए वो महान बन गए। आज उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो नहीं कर पाए वो पीछे रह गए। यही आपके साथ है, जब आप तैयारी शुरू करते हो तो ये कांटों का ताज ही है जो आपने अपने सर पर रखा है। बहुत सारी समस्याएं रहती हैं जब आप तैयारी करते हैं। विषय एकेडमिक प्रॉब्लम्स तो अलग हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी समस्याएं होती हैं। इन सब का धीरे धीरे करके आपको समाधान करना होता है, धीरे धीरे करके इन्हें रिजॉल्व करना होता है। ठीक है, तो जब ये शासक बना तो इसके सामने पहली चुनौती थी कि साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी। जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत खराब थी, क्योंकि दिल्ली और आगरा जहां शाही खजाना रखा हुआ था उस पूरे क्षेत्र पर हेमू का अधिकार हो चुका था। दूसरा, हेमू का खतरा। महान हेमचंद्र विक्रमादित्य, इन्होंने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था, तो वो इलाका वापस जा चुका था। तीसरा, काबुल में, काबुल स्वतंत्र हो गया, काबुल पर अधिकार था, पर काबुल में मिर्जा हाकिम, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मिर्जा हाकिम की एक बेटी होती है, उसे अकबर वहां का सूबेदार बनाता है। और पूरे मुगल साम्राज्य में वो एकमात्र महिला थी जो सूबेदार बनती है, गवर्नर बनती है। तो मिर्जा हाकिम ने विद्रोह कर दिया, तो काबुल में मिर्जा हाकिम का विद्रोह हो गया। और बदख्शां, यहां पर भी मिर्जा सुलेमान ने विद्रोह कर दिया। तो ये सारी उसके सामने समस्याएं थी, ये सारी उसके सामने प्रॉब्लम्स थी। तो इतनी समस्याओं का सामना अकबर को अपनी शुरुआती समय में करना था। तो अभी तक मैं मान के चलूंगा जो जो कहानी मैंने आपको बताई वो आपको याद रहेगी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? राणा वीर सॉरी, याद रखेंगे कि अकबर का जन्म सिंध पाकिस्तान में 15 अक्टूबर को हुआ था साथियों, ये आपको याद रखना है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, माता जो थी वो हमीदा बानो बेगम थी। माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। 15 अक्टूबर 1542 को सिंध पाकिस्तान में अमरकोट के राणा वीर साल के किले में अकबर का जन्म होता है। ये सारी बातें, गजनी का सूबेदार बनाया गया, हुमायूं की मृत्यु होती है, फरवरी 1556 में बैरम खान ने कालन और पंजाब में अकबर का राज्य अभिषेक कर दिया। अकबर 13 साल 4 माह का था। ये सारी समस्याएं अकबर के सामने आती हैं। एक और प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि जब अकबर राजा बना तो उस समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर कौन शासन कर रहा था? ठीक है, आपने ये तो बताया कि अकबर जो है वो राजा बन गया, पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर इस समय किसका शासन था? कौन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शासन कर रहा था? तो यहाँ तो अकबर का शासन है, यहाँ अकबर का शासन है, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसी समय अब इंग्लैंड की चर्चा करना भी हम शुरू कर देंगे।
जो इंग्लैंड वाला इलाका है, यहां याद रखिएगा रानी एलिजाबेथ का शासन है। रानी एलिजाबेथ का शासन है। यह सवाल कई बार पूछा जाता है और 1602 तक 1602 तक रानी एलिजाबेथ यहां पर रूल करेंगी। तो इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ का शासन है। वहीं जो ईरान वाला इलाका है वहां शाह अब्बास का शासन। जो ईरान वाला इलाका है यहां साथियों याद रखेंगे कि शाह अब्बास का शासन है। ठीक है, शाह, एक सेकंड कर दो। जो ईरान वाला इलाका है तो ईरान वाले इलाके में शाह अब्बास का शासन। शाह अब्बास, ये प्रश्न पूछा गया था एक बार कि जब अकबर यहाँ पर शासक था तो उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था, तो रानी एलिजाबेथ। और जॉन जार ईवान जो है वो रूस का शासक इस समय तक बन चुका है। जो रूस का शासक है, ये रूस वाला इलाका है। तो यहाँ का जो शासक है वो जार ईवान, जार ईवान फोर्थ। ठीक है, इसको, ये बहुत अच्छा शासक नहीं था। इसे जार ईवान द टेरिबल बोला जाता है। जो जार ईवान शासक है ना रशिया का, इसको जार ईवान द टेरिबल बोला जाता है। तो ये अलग अलग शासकों के नाम है। भारत में अकबर का शासन है, जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि भारत में इस समय पर अकबर शासन कर रहा है। रूस में जार ईवान का शासन है। ईरान में शाह अब्बास का शासन है। और जो इंग्लैंड वाला इलाका है वहाँ रानी एलिजाबेथ 1558 में ये रानी बनती हैं। 1602 तक ये यहाँ की रानी रहती हैं। इन्हीं के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी, जो हम कुछ ही समय के बाद आधुनिक भारतीय इतिहास में पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये बेसिक कहानी आपको याद रखनी है। उम्मीद है कि यहाँ तक हर एक पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होगा। डू नॉट वरी, मैं सारी चीजें याद करा दूंगा। अभी आपसे प्रश्न भी करूंगा तो उस रूप में भी चीजें आपको याद हो जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी को हम डिस्कस करते हैं। तो हमें अब ये पढ़ना है कि अकबर का शासनकाल कैसे अलग अलग भागों में बटा हुआ है और हर एक शासनकाल में क्या क्या घटना हुई। बहुत ध्यान से समझिएगा कि अकबर का जो पूरा का पूरा शासनकाल है, तो अकबर कब राजा बना, 1556 में राजा बना और 1605 तक ये बादशाह रहता है। 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। तो अकबर का शासनकाल 3 अलग अलग भागों में बटा हुआ है प्यारे दोस्तों। पहला भाग जो है वो है बैरम खान कि पूरे प्रशासन पर बैरम खान का प्रभाव रहेगा। और 1556 से लेकर के 1560 तक हमें बैरम खान का प्रभाव अकबर पर देखने के लिए मिले। बैरम खान ही वास्तव में निर्णय ले रहा होगा। दूसरा जो शासन हमें है वो कहा जाता है हरम दल का शासन। और ये 1560 से शुरू होकर के 1562 तक चलता है। इसमें हरम दल का प्रभाव रहेगा अकबर के ऊपर। और तीसरा जो शासनकाल रहेगा जिसका अध्ययन हमें मूल रूप से करना है, वो खुद अकबर पूरे डिसीजन लेगा। ये 1562 से लेकर के 1605 तक का शासन रहेगा। इसमें पूरे के पूरे निर्णय अकबर खुद ले रहा होगा, पूरे डिसीजन अकबर खुद लेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या कहानी है, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली चर्चा हम बैरम खान के बारे में कर लेते हैं कि सर आखिर ये बैरम खान कौन था। ध्यान से समझना बात को। जो बैरम खान है साथियों, तो ये फारस से आया था। फारस अर्थात ईरान। ओके, ये शिया मुसलमान था। ये शिया मुसलमान था। और हुमायूं ने अकबर का संरक्षक बनाया था। हुमायूं ने अकबर का संरक्षक बनाया था। तो बैरम खान, मैं इसको बी के लिख रहा हूं, बैरम खान ने ही अकबर का राज्य अभिषेक किया। कहां पर, कालानौर वाले इलाके, अकबर का राज्य अभिषेक किया था। बैरम खान के समय की सबसे बड़ी घटना होती है पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ये बैरम खान के समय की सबसे बड़ी घटना है। 5 नवंबर 1556, सबसे बड़ी घटना यही है। 5 नवंबर
1556। अभी हम पढ़ेंगे पानीपत के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। अंततः 31 जनवरी 1560 को, नहीं 61, 1561 को बैरम खान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, डेथ हो जाती है बैरम खान की। एक्चुअली कहानी ये थी कि बैरम खान की हत्या की जाती है बेसिकली, तो पाटन के पास इसकी हत्या हो जाती है, वो मार दिया जाता है। ठीक है, अब वो कहानी क्या है, वो कहानी मैं आपको एक बार पूरी क्लियर करता हूँ, पूरी की पूरी स्टोरी बताता हूँ कि कैसे एक अफगानी मुबारक खान लोहानी ने इसकी हत्या कर दी। देखो, स्टोरी ये है कि बैरम खान अकबर का संरक्षक था और अकबर को जरूरत भी थी कि एक बहुत अच्छा व्यक्ति उसका संरक्षक बने, क्योंकि अकबर जब राजा बना तो वो 13 साल 4 महीने का था और बैरम खान का साथ उसके लिए बहुत जरूरी था। एक तो बैरम खान लॉयल था, दूसरी बात वो योग्य भी था। तो जब पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, उसमें वास्तव लड़ाई बैरम खान और हेमू के बीच में ही हुई थी। अकबर उस समय एक बच्चा था, अकबर था उस युद्ध में, पर जो वास्तव में लड़ाई हुई थी वो बैरम खान और हेमू के बीच में। अब शुरुआती समय में तो अकबर को बहुत अच्छा लगा, पर धीरे धीरे जब अकबर बड़ा हो रहा है, और अकबर जब कोई भी व्यक्ति बड़ा होता है ना, तो वो चाहता है कि डिसीजन मेकिंग की पावर उसके पास आ जाए। लेकिन बैरम खान का हस्तक्षेप शासन में बहुत ज्यादा था, क्योंकि शुरुआत से ही बैरम खान पूरे शासन को संभाल रहा था। तो अब जैसे जैसे अकबर बड़ा होने लगा, वो लगभग 18 साल के आसपास का हुआ, उसे ये बात बहुत परेशान करने लगी कि यार मैं बादशाह हूँ, लेकिन पूरे काम बैरम खान करता है और सभी लोग बैरम खान का ही सम्मान करते हैं। तो बैरम खान को उसने हटाना चाहा। बैरम खान भी ये बात समझ गया। तो जनवरी 1561 में अकबर ने बैरम खान को बुलाया और बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दी थी। अकबर ने बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दी थी और अकबर बैरम खान को खानी बाबा बोलता था। ये वर्ड कई बार पूछ लिए जाते हैं कि बैरम खान को खान ए खाना की उपाधि किसने दी थी, तो खान ए खाना की उपाधि अकबर ने दी थी और अकबर बैरम खान को खानी बाबा के नाम से बुलाता था। तो उन्होंने बुलाया कि खानी बाबा, मैं चाहता हूं कि आप हज की यात्रा पर चले जाएं। बैरम खान समझ गया कि अकबर अब उसका हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करना चाहते। बैरम खान ने स्वीकार किया और कहा कि ठीक है, अब मैं हज की यात्रा पर चला जाऊंगा। तो जनवरी 1561 को बैरम खान हज की यात्रा पर निकल जाते हैं। फिर पाटन नाम की जगह पर, अब अफगानी और मुगलों का पंगा बहुत पुराना है, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते ही रहते थे। तो मुबारक खान लोहानी नाम का एक व्यक्ति, जो बहुत पहले से बैरम खान का पीछा कर रहा था, उसे पाटन में वो जगह मिली। पाटन में उसने हत्या कर दी बैरम खान की। तो 31 जनवरी 1561 को बैरम खान की मृत्यु हो जाती है। बाद में बैरम खान की जो पत्नी थी उससे अकबर का निकाह होता है, वो एक अलग कहानी है जो हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस तरह से बैरम खान का अंत होता है। तो प्रश्न कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि बैरम खान को खाने खाना की उपाधि किसने दी थी, तो बैरम खान को खाने खाना की जो उपाधि है वो अकबर ने प्रदान की थी। तो ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। अभी हम चर्चा करेंगे पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में, पर पहले कुछ और बेसिक बातों की चर्चा हम कर लेते हैं। अब अगला जो मामला है वो हरम दल का शासन है। देखिए, हुआ यह था कि पहले काबुल वाले इलाके में ही हरम, अर्थात बहुत सारी जो महिलाएं होती थीं जो राजाओं की सेवा में लगी रहती थी, तो वो हरम जो पहले था वो काबुल वाले इलाके में था। हुमायूं ने इसे शिफ्ट किया था और हुमायूं ने हरम की महिलाओं के लिए मीना बाजार भी बनवाया था। हमने इसकी चर्चा भी की है। ठीक है, तो हरम की महिलाओं का प्रभाव शासन में बढ़ जाता है और उसको लीड करती हैं माहम अनगा। माहम अनगा, अब जो माहम अनगा हैं, ये अकबर की पालक माँ थी, तो अकबर इनका बहुत सम्मान करता था। जो माहम अनगा हैं, तो माहम अनगा का बहुत सम्मान करता था अकबर। ठीक है, तो इनका प्रभाव शासन में बढ़ जाता है। हरम दल के शासन को कुछ इतिहासकारों ने पेटीकोट शासन भी कहा है। ये 2 सालों को कुछ लोग कहते हैं कि ये पेटीकोट शासन रहा, कुछ लोग इसको पर्दा शासन के नाम से भी जानते हैं कि ये पर्दा शासन रहा, और कुछ लोग इसको अतका दल का शासन भी कहते हैं। अतका दल का शासन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें माहम अनगा
पिट, इन सब का प्रभाव रहेगा, तो ये हरम दल का शासन रहा। पर ये बहुत लंबा नहीं चला, लगभग 2 साल तक हरम दल के प्रभाव में अकबर रहता है और अकबर की नीतियों में माहम अनगा का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था। पर 1562 में अकबर ये वाली समस्या भी खत्म कर देता है और पूरी शक्तियां अपने पास ले लेता है, पूरी पावर को कैप्चर कर लेता है। और फिर तीसरा काल अकबर का है, जिसके बारे में हमें आज की क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ना है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक कहानियां आपको पता होनी चाहिए कि माहम अनगा, पेटीकोट शासन, पर्दा शासन या अतका या अतैक भी कई बार लिखा रहता है, हरमदल। बैरम खान के बारे में हमने बेसिक आपको बता दिया कि ईरान से आया था, सिया मुसलमान था, अकबर का संरक्षक बनाया था, अकबर का राज्य अभिषेक किया। पानीपत का दूसरा युद्ध इसी ने लड़ा था 5 नवंबर 1556 को। 31 जनवरी 1561 को बैरम खान की हत्या पाटन में मुबारक खान लोहानी ने कर दी थी। ठीक है, चले अब हम चर्चा करते हैं अकबर के पहले प्रमुख युद्ध की, अर्थात हमें बात करनी है पानीपत का दूसरा युद्ध, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हम पहले ही इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि सर दिल्ली के थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे यमुना नदी के किनारे, तो यहाँ पानीपत नाम की जगह है हरियाणा में, ये दिल्ली है। दिल्ली के ऊपर यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ आपको पानीपत नाम की जगह मिलेगी। तो यहाँ पर एक लड़ाई तो ऑलरेडी हो चुकी है, जिसे हम पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। अब यहीं इसी जगह पर एक और लड़ाई होगी प्यारे दोस्तों, और इसे हम कहेंगे पानीपत का द्वितीय। तो मैं इसे सिंपल भाषा में पानीपत 2 लिख दे रहा हूं, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत का दूसरा युद्ध। अब जो पानीपत का दूसरा युद्ध है, ये 5 नवंबर ये 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया। किस किस के बीच में लड़ा गया? तो एक तरफ तो इसमें अकबर है, अकबर, और अकबर के साथ साथ बैरम खान, और भी लोग हैं पर अभी हमें इतना ही याद रखना है। और दूसरी तरफ इसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य, इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया। परिणाम क्या हुआ कि अकबर की इसमें जीत हो जाती है, विजय, और मुगल साम्राज्य के पास दोबारा से दिल्ली वाला इलाका आ जाता है। मुगलों के पास दोबारा से दिल्ली वाला इलाका आ जाता है। अब हमें जो अभी चर्चा करनी है ना, तो अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में। ठीक है साथियों, तो देखिए हेमचंद्र विक्रमादित्य एक हिंदू है, हिंदू। इनका जन्म जो है, जन्म वो अलवर में हुआ था साथियों। राजस्थान में अलवर नाम की जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। पर इनका जो पालन पोषण है वो रेवाड़ी में हुआ है, रेवाड़ी में ही इनका पूरा पालन पोषण हुआ है। और ये बनिया परिवार से बिलोंग करते थे, वैश्य थे एक प्रकार से। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा योग्य थे, ये एक्सट्रीमली कैपेबल थे। यही वजह थी कि आदिल शाह सूरी ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, प्राइम मिनिस्टर बनाया। आगे जाकर के ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हैं, दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हैं, और यहीं से कहानी शुरू होती है, यहीं से पूरी की पूरी स्टोरी शुरू होती है, पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है कि 7 अक्टूबर 1556 को, 7 अक्टूबर 1556 को ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। हाँ जी, ठीक है, 7 अक्टूबर 1556 को ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। मध्यकाल में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले एकमात्र हिंदू, एकमात्र हिंदू है। और इन्होंने एक उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले ये 14वें व्यक्ति थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। 5 नवंबर 1556 को अकबर
पानीपत की लड़ाई जीत जाता है। तो ऑलमोस्ट 29 दिनों तक इनकी जो मृत्यु होती है वो 5 नवंबर 1556 को हुई और 29 दिन का इनका शासन रहा। लगभग 29 डेज का इनका रूलिंग पीरियड रहा है। 29 दिन का इनका शासन रहा। कहा जाता है कि हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य ने 22 युद्ध लड़े थे और एक भी युद्ध में वो नहीं हारे थे। और पानीपत की भी कहानी है। पानीपत की लड़ाई में हेमचंद्र विक्रमादित्य की जीत हो रही थी। बहुत आगे थी हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना, जीत रहे थे ये। पर कहा जाता है कि एक कोई बाण उनके शरीर में आके लगा और वो हाथी से नीचे गिर गए। वो हाथी पे बैठे थे, वो हाथी से नीचे गिर गए। अब क्या रहता है ना कि सेना राजा को देखती, और अगर राजा नहीं दिखा तो सेना में हड़कंप मच जाता है कि अब हमें लीड कौन करेगा। तो नीचे गिरे थे हेमचंद्र। तो हेमचंद्र नीचे गिरे, सेना को लगा कि हेमचंद्र की मृत्यु हो चुकी है, सेना में खलबली मच गई और सेना पीछे हट। और फिर बाद में अकबर ने सर काट दिया था हेमचंद्र विक्रम। ठीक है, तो जीत वही रहे थे। इतिहासकार लिखते हैं कि हेमू को जीवन का, हर व्यक्ति के जीवन में एक दुर्भाग्य आता है और हेमू के जीवन का एक दुर्भाग्य था पानीपत का ये युद्ध। हर लड़ाई जीते, बेहद योग्य व्यक्ति। ठीक है, और अकबर जिसका पहला ही युद्ध था उसमें वो लकी साबित हुआ। ठीक है, तो बहुत भाग्यशाली। तो इतिहासकार लिखते भी हैं कि अकबर के लिए ये युद्ध भाग्य के किसी स्वर्णिम अवसर से कम नहीं था। इट वॉज अ गोल्डन लक फॉर दी अकबर। तो इसलिए अकबर ये लड़ाई जीतता है। तो सवाल आता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई। तो याद रखेंगे कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को होती है। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य है। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले 14वें और अंतिम व्यक्ति हैं। मध्यकालीन भारत में एकमात्र हिंदू जो दिल्ली के राजा बने। 29 दिन का इनका शासन रहा। 7 अक्टूबर 1556 को ये राजा बनते हैं और 5 नवंबर 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। तो ये अकबर की शुरुआत है। इस तरह अकबर राजा बनता है, इस तरह अकबर बिकेम दी। क्या यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? उम्मीद है कि यहाँ तक हर एक टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर हो रहा होगा और सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है जी, एक बार ध्यान से इन चीजों को देखिए और परेशान नहीं होना है। हर एक बात ना हमने पीपीटी में लिख रखी है और अभी मैं ये सारी बातें आपको बताऊंगा भी। ये सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे भी साथ ही। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ना यही बात एक बार हम पीपीटी में देख लेते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पर आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। तो ये सामान्य परिचय लिखा हुआ है। देखिए लिखा है कि अकबर का जो राज्य अभिषेक है वो 14 फरवरी 1556 को कालानौर पंजाब में होता है। ठीक है, 14 फरवरी 1556 को कालानौर पंजाब में होता है। बैरम खान जो अकबर के संरक्षक थे और वकील ए मुतलक की पोस्ट पर थे, और मिर्जा अबुल कासिम ने अकबर का राज्य अभिषेक करवाया। 1551 में अकबर को गजनी का सूबेदार बनाया गया था। अकबर ने जो उपाधि ली थी जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी, गाजी की उपाधि बाद में लेता है। हुमायूं ने 1555 में बैरम खान को अकबर का संरक्षक या अतालिक बनाया था। अकबर ने बैरम खान को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की थी। बैरम खान फारस से आया था और ये शिया को मानता था। ठीक है, इसके बाद आरंभिक चुनौतियां यहाँ लिखी हुई हैं। दो खराब वित्तीय स्थिति, काबुल में मिर्जा हाकिम ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। बदख्शां में मिर्जा सुलेमान ने स्वतंत्र कर लिया। दिल्ली और आगरा में आदिल शाह सूरी या प्रधानमंत्री हेमू का अधिकार हो गया। और फिर 5 नवंबर 1556 को पानीपत की लड़ाई होती है, दूसरी लड़ाई जिसमें एक तरफ अकबर और दूसरी तरफ हेमचंद्र विक्रमादित्य थे। ये देखिए ये हेमचंद्र विक्रमादित्य हैं, इस तरह से ये बैठे हुए हैं, वो गिर जाते हैं हाथी से, वो पूरी कहानी बताई गई है। ये पानीपत की दूसरी लड़ाई के महान वीर हेमचंद्र विक्रमादित्य की प्रतिमा के बारे में यहाँ लिखा हुआ है साथियों। ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि अकबर के समय इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ का शासन था, ईरान में शाह अब्बास का शासन था और रूस में जार ईवान चतुर्थ का शासन था। ये याद रखना, यहाँ से सवाल बनता है, क्वेश्चंस बनते हैं प्यारे दोस्तों। फिर हमने ये देखा कि अकबर में
1556 से 1560 तक बैरम खान का प्रभाव रहा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556, बैरम खान बनाम हेमू और हेमू की पराजय। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान लोहानी ने बैरम खान की हत्या कर दी। फिर पेटीकोट शासन का प्रभाव 1560 से 1562 तक, हरम की महिलाओं का हस्तक्षेप, इसे अतका खेल या पर्दा सरकार भी कहा जाता है। माहम अनगा इसमें प्रमुख थी। उसके अलावा अधम खान, माहम अनगा का बेटा, इसको फेंक देता है अकबर नीचे। फिर शमशुद्दीन अतका खान, जीजी अनगा अतका खान की पत्नी, इन सब का प्रभाव रहा। और फिर अकबर के शासनकाल की शुरुआत होती है। फिर अकबर के रिजीम की शुरुआत हुई प्यारे दोस्तों। यहाँ पर हमने एक पानीपत की लड़ाई के बारे में भी लिखा है कि 5 नवंबर 1556 को यह लड़ाई होती है। एक तरफ हेमू है, उनके सहायक हैं रमैया, शाही खान कक्कड़ और राजपूत। अकबर के सहायक हैं अब्दुल्ला खान, बैरम खान, अली कुली और सिकंदर उजबे। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले 14वें शासक थे। आरपी त्रिपाठी ने लिखा कि यह विजय अकबर के लिए देवीय संयोग थी, वहीं हेमू के लिए दुर्घटना थी। बदायूं अफगान सरदारों का द्वेष भाव हेमू की पराजय का कारण बना। और ये हमने हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में लिखा है। तो एक जानकारी, बेसिक जानकारी पता होना चाहिए ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे महान लोगों के बारे में। इतने योग्य थे और किस्मत बहुत खराब रही है, लक फैक्टर बहुत ही ज्यादा खराब रहा है इन चीजों के लिए। ठीक है, जो सारी चीजें हमें दिखाई देती, तो याद रखेंगे साथियों, इतनी बातें हमने अभी तक डिस्कस कर ली। अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से ना आने वाले 20-25 मिनट आप सुनिएगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं अकबर के साम्राज्य विस्तार की, कि अकबर ने कैसे मालवा, चुनार, आमेर, मेड़ता, गोंडवाना, मेवाड़, रणथंबोर, कालिंजर, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, गुजरात, बिहार, बंगाल, काबुल, कश्मीर, बलूचिस्तान, खानदेश, अहमदनगर, असीरगढ़, इन क्षेत्रों पर कैसे अकबर ने विजय प्राप्त की। अब आप कहेंगे क्या हमको ये सारा याद रखना है? बिल्कुल नहीं। मुश्किल से 5 या 6 ही आपको याद रखना है, क्योंकि ये टेबल लूसेंट में दी गई है, तो हमने सोचा कि टेबल आपको दे देते हैं। टेबल में हमने कुछ संशोधन भी किया है, कुछ चेंजेस भी किए हैं अपने हिसाब से, कुछ कुछ पॉइंट ऐड कर दिए हैं। तो 4 या 6 ही आपको याद रखने, ये सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। इतने सारे कभी भी आपसे नहीं पूछता वो एग्जाम में। जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए। यह आपको पता होना चाहिए कि कैसे अकबर ने अपने साम्राज्यवाद किया, कैसे अकबर ने एक्सपेंशन किया। तो अब हम अकबर के साम्राज्यवाद की कहानी पढ़ेंगे। पहले हम उत्तर भारत के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। ठीक, चलिए तो कुछ बातें जानते हैं। बढ़िया मानचित्र की सहायता से, मैप की सहायता से हम अकबर के साम्राज्यवाद को समझेंगे, अकबर के इंपीरियलिज्म को हम समझेंगे। चलिए साथियों, तो एक एक करके समझें और फिर आखिर में एक कंबाइंड मैप हम बना लेंगे और चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हमारी कहानी हम शुरू करेंगे, अकबर का जो पहला प्रमुख अभियान रहा वो मालवा का अभियान था। ये जो इलाका था साथियों, ये वाला जो इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका मालवा का क्षेत्र है। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा इलाका आप देख पा रहे हैं, ये पूरा इलाका मालवा का इलाका है। ठीक, दिस इज द रीजन ऑफ मालवा, ये मालवा वाला इलाका। तो मालवा पर अकबर कैंपेन करता है, मालवा पर अकबर का अभियान होता है। तो मालवा में अकबर ने 1561 में अभियान किया। यहाँ का शासक इस समय बाज बहादुर था। ठीक है, यहाँ का जो शासक है इस समय बाज बहादुर था। और बाज बहादुर की पत्नी भी बड़ी मशहूर थी। उनकी पत्नी का नाम था रानी रूपमती। अब ये इसलिए मशहूर थे कि आज भी आप मांडू वाले इलाके में जाएंगे तो वहां बाज बहादुर का महल, रानी रूपमती का महल, इनके महल आज भी बने हुए। रानी रूपमती और बाज बहादुर, इनको संगीत का बहुत ज्यादा प्रेम था। ये बहुत बड़े संगीत प्रेमी थे और इन्होंने मांडू को, मांडू मध्य प्रदेश में ही आता है, मांडू को इन्होंने संगीत का केंद्र बना दिया था। मांडू को इन्होंने संगीत का केंद्र बना दिया था। माना जाता है कि अकबर ने जो नक्कारा बजाने की कला है, अकबर को नक्कारा बजाने का शौक था, तो नक्कारा बजाने की जो कला है वो
बाज बहादुर और रानी रूपमती से ही सीखी थी। अकबर ने नक्कारा बजाने की जो कला है वो रानी रूपमती और बाज बहादुर से ही सीखी थी। ठीक है, इस तरह बाज बहादुर और रानी रूपमती, बाद में इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, इन दोनों की डेथ हो जाती है और मृत्यु के बाद इन्हें उज्जैन में इनकी मजार है। जो उज्जैन है वहां पर इनकी मजार है। यह भी आपको याद रखना है कि इस अभियान में अकबर खुद नहीं गया था, उसने आदम खान और पीर मोहम्मद को भेजा था। इसमें अकबर के जो सेनापति थे ना, इस अभियान में अकबर के जो सेनापति, अकबर अकबर खुद नहीं गया था। अकबर ने इस अभियान के लिए आदम खान और पीर मोहम्मद को भेजा था। पीर, तो ये बेसिक कहानी है। कई बार बाज बहादुर महल या रानी रूपमती महल कहाँ है, ये बेसिक सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रानी रूपमती का जो महल है ये मांडू वाले इलाके में है। बाज बहादुर का महल भी इसी इलाके में है। मालवा के शासक थे ये और संगीत प्रेमी बहुत ज्यादा थे, बहुत बड़े संगीत प्रेमी थे। ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि अकबर जो जैसे नक्कारा बजाने का शौक था, तो वो शौक अकबर का यहीं से आया था साथियों। और रानी रूपमती और बाज बहादुर की जो मजार है वो उज्जैन वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, उज्जैन में इनकी मजार है। ये तो हो गया मालवा की कहानी। अब मालवा के बाद जो अगली विजय कहानी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, अगला जो अभियान है, प्रमुख अभियान, बीच में और भी बहुत सारे हुए पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला जो प्रमुख अभियान है ना प्यारे दोस्तों, ये अभियान है गढ़कटंगा या गोंडवाना का अभियान। ध्यान से समझिएगा, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, ये जो पूरा का पूरा इलाका है, तो इस पूरे इलाके में गोंडवाना राज्य था, गोंडवाना रियासत। मध्य प्रदेश की ना महानतम रियासतों में गोंडवाना रियासत का नाम आता है। मध्य प्रदेश की महानतम रियासतों में गोंडवाना रियासत का नाम आता है। तो यहां गोंडवाना रियासत थी साथियों। ध्यान से समझेंगे एक एक चीज को। तो इससे यहां गोंडवाना रियासत थी, गोंडवाना रियासत। ओके, गढ़कटंगा, गढ़कटंगा। और ये मुख्य रूप से जो शासन करते थे, ये जबलपुर वाला इलाका हो गया, इसमें दमोह का भी इलाका है जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, वहीं पर सिंगौरगढ़ वाला इलाका है जहां इनकी राजधानी है। मंडला वाला इलाका है। ये सारे इलाके और भी इलाके थे। तो अकबर ने यहाँ ना 1564 में अभियान किया था। खुद नहीं गया था अकबर। अकबर की सेना का एक सेनापति आया था जिसका नाम था आसफ खान। अकबर खुद नहीं आया था। अकबर ने आसफ खान को यहाँ अभियान करने के लिए भेजा था प्यारे। अब यहीं से ना आसफ खान को अभियान करने के लिए भेजा था। तो जब 1564 में यहाँ अभियान होता है ना, तो यहाँ पर रानी दुर्गावती का शासन, रानी दुर्गावती, और यहीं से मध्य प्रदेश की महान वीरांगना रानी दुर्गावती जुड़ी। बेहद सम्मानित, बेहद योग्य, एक बहुत ही योग्य शासिका, बहुत ही योग्य सेना नायक, महान दुर्गावती, माता दुर्गावती। ठीक है, तो अब रानी दुर्गावती जो है, इनका जन्म, इनका जो बर्थ है, याद रखिएगा इस बात को कि इनका जो जन्म है प्यारे दोस्तों, ये महोबा ये चंदेल राजा, ये चंदेल राजा कीर्ति सिंह के यहाँ हो। ठीक है, इनका जो विवाह है, विवाह, तो इनका विवाह दलपत शाह के साथ हुआ था, जो कि गड़ा के राजा थे या गोंडवाना के राजा थे। पर दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद वीर नारायण की संरक्षिका बनती हैं रानी दुर्गा। वीर नारायण की संरक्षिका बनती हैं रानी दुर्गा। ठीक है, तो रानी दुर्गावती का जन्म महोबा के चंदोल राजा कीर्ति सिंह के यहाँ हुआ था। विवाह दलपत शाह के यहाँ हुआ।
जब दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है तो वीर नारायण की संरक्षिका बनती हैं साथियों रानी दुर्गावती। ठीक है। गोंडवाना रियासत के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, वास्तविक जो संस्थापक माने जाते हैं वो आमहड़ दास माने जाते हैं। आमहड़ दास। तो अकबर ने आसफ खान के आसफ खान ने बहुत बड़ा कैंपेन चलाया, बहुत ही बड़ा कैंपेन चलाया। अंततः रानी दुर्गावती की मृत्यु हो जाती है, रानी दुर्गावती जी की डेथ हो जाती है। और इनकी जो समाधि है, जो जबलपुर में रहते हैं वो जानते हैं, इनकी समाधि जबलपुर में ही बनाई गई। तो रानी दुर्गावती जो है साथियों, इनकी मृत्यु 24 जून 1564 को होती है। 1564 को 1564 को होती है। और इनकी जो समाधि स्थल है वो जबलपुर में ही स्थित, जबलपुर मध्य प्रदेश स्थित है। तो ये अकबर के ना दो इंपॉर्टेंट कैंपेन है शुरुआत के। तीसरा अभी हम मेवाड़ और गुजरात की चर्चा करेंगे, पर ये शुरुआत के दो बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान हैं। ये शुरुआत के दो बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन है साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन, जिनके बारे में हमको एक बेसिक इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए कि मालवा में बाज बहादुर और रानी रूपमती, वहीं गोंडवाना में रानी दुर्गावती, महोबा के राजा कीर्ति सिंह की बेटी दलपति शाह इनके पति का नाम है। और 24 जून 1564 को इनकी डेथ होती है। इनकी समाधि जबलपुर में बनाई गई। बाकी मध्य प्रदेश में जब आप पढ़ते हैं तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। रानी दुर्गावती जी के ऊपर प्रश्न भी बनते हैं बहुत सारे, तो बहुत गहराई से पढ़ते हैं। एक बार आप देखिए और परेशान नहीं होना, ये सारी की सारी बातें ना पीडीएफ में भी लिखी हैं। ये बस मैं आपको समझा रहा हूँ मैप की सहायता से, ताकि एक मैप बना रहे। तो हमने दो चीजें डिस्कस कर ली, मालवा वाला क्षेत्र भी हमने डिस्कस कर लिया, याद रखिएगा। ये जो इलाका था ये मालवा वाला इलाका, और ये बिल्कुल सीमाएं जुड़ी हुई हैं। बाज बहादुर के साथ युद्ध भी होता है, ठीक है, गोंडवाना रियासत का युद्ध भी होता है बाज बहादुर के साथ। तो ये मालवा की कहानी भी हमने डिस्कस कर ली, और मालवा के साथ साथ अब हमने गोंडवाना रियासत के बारे में भी पढ़ लिया। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनको एक बार देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, तो आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, अगला हिस्सा, वो भारत के इतिहास का एक बहुत स्वर्णिम अध्याय है। क्योंकि अब जिन वीरों की हम चर्चा करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं मेवाड़ की। और मेवाड़ का जो इतिहास है वो बहुत ही समृद्धशाली इतिहास है। मेवाड़ उन घरानों में से, उन राजपूत राजाओं में से रहे जब अधिकांश राजपूत राजा स्वेच्छा से अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर रहे थे। उस समय मेवाड़ एक ऐसा राजपूत घराना था जिसने कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं की, हमेशा मुगलों को चैलेंज करते रहे, हमेशा मुगलों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ते रहे, ठीक, और भारतीय संस्कृति की रक्षा करते रहे। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं मेवाड़ के बारे में। और थोड़ा सा ना आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, चीजों को गहराई से समझना पड़ेगा। तो हम मेवाड़ वाले क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं साथियों, मेवाड़, ठीक है। तो ये पूरा इलाका राजपूताना के अंतर्गत आता है। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये राजपूताना में आता है साथ, ठीक है। मेवाड़, मेवाड़, और मेवाड़ को कभी भी कोई एक्चुअल में कॉन्कर कर ही नहीं पाया अकबर। मेवाड़ को अकबर कॉन्कर कर ही नहीं पाया। अब मेवाड़ की कहानी क्या है, पहले ये आपको समझना पड़ेगा, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो, जब हम मेवाड़ की बात करते हैं, गुहिल वंश यहाँ रहा, हमने पहले हमीर देव की बात की, हमने राणा सांगा की बात की, वो सभी मेवाड़ घराने से संबंधित हैं। तो मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर दो अलग अलग अभियान करता है। सबसे पहला अभियान होता है महाराणा महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह द्वितीय के समय पर, ठीक है, महाराणा उदय सिंह द्वितीय के समय पर। यह होता है 1568 में, 1568 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय के शासनकाल में पहला अभियान होता है अकबर का, 1568 में। और जो दूसरा अभियान होता है वो होता है महाराणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप, द ग्रेट महाराणा प्रताप, 1576 में।
जिसे हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं साथियों। ठीक, बैटल ऑफ हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। तो मेवाड़ को जीतने के लिए दो प्रयास करना होता है, एक 1568 में उदय सिंह द्वितीय के समय पर और एक 1576 में महाराणा प्रताप के समय। अब जरा समझते हैं। देखिए, पहले अकबर ने क्या किया, तुरंत अकबर ने अटैक नहीं किया। पहले अकबर ने दूत भेजे, पहले अकबर ने अलग अलग दूत मंडल भेजे कि जाओ और एक बार जाकर के महाराणा को कन्विंस करो कि वो हमारी अधीनता स्वीकार कर लें और हमारे अंडर में आ जाए। तो इसके लिए ना सबसे पहले उन्होंने दूत बना करके राजा भारमल को भेजा, राजा भारमल को भेजा। बात नहीं बनी। राजा भारमल के बाद राजा टोडरमल को भेजा, टोडरमल। और राजा टोडरमल के साथ राजा भगवंत भी शामिल थे, भगवंत दास भी शामिल थे। इन दोनों को भेजा और दोनों से भी बात नहीं बनी। तो पहले अकबर प्रयास करता है कि यार कैसे भी करके एक बार संधि समझौता हो जाए, और अगर ये संधि समझौता हो जाता है तो मामला बन जाएगा, क्योंकि अकबर को यही लग रहा था कि यार सभी राजपूत शासक जो है वो हमारी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, तो ये भी आसानी से हमारी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। पर राजा भारमल के नेतृत्व में जो दूत भेजे गए वो भी सफल नहीं हुए, और इसके बाद राजा टोडरमल और भगवंत दास के नेतृत्व में जो दूत मंडल भेजे गए ये भी असफल हो गया और ये भी असफल हो गया। इसके बाद यहां अकबर ने स्वयं अभियान किया था, अकबर ने स्वयं अभियान किया था। अकबर खुद आया था मेवाड़ को जीतने के लिए, अकबर खुद मेवाड़ को जीतने के लिए आता है। और इसमें एक स्टोरी है जो बहुत अच्छी नहीं है। कहा जाता है कि राणा उदय सिंह यहां से चले गए और जाने के बाद दो उनके सेनापति थे, एक जयमल और एक फतेह सिंह, जिनको फत्ता कहा जाता था। तो जयमल और फत्ता ये बहुत वीरता से लड़ाई लड़ते हैं, बहुत ही वीरता से इन्होंने लड़ाई लड़ी। तो मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है वो अकबर के अधीन आ जाता है, मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है वो अकबर के अधीन आ जाता है। लेकिन आसान नहीं था वहां पर शांति बनाए रखना, क्योंकि लगातार अभियान हो रहे थे। तो पहला 1568 में जो अभियान हुआ, 1568 में जो कैंपेन हुआ, वो महाराणा उदय सिंह द्वितीय वहां के महाराणा थे। राजा भारमल और राजा टोडरमल ये दूत बन करके आए, प्रस्ताव नहीं माना, राणा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की। बाद में अकबर खुद अभियान करने आया। जयमल और फत्ता इन दोनों ने बहुत वीरतापूर्ण तरीके से मेवाड़ की रक्षा की साथियों। इसमें एक और बात निकल करके आती है कि 1568 में ना ये कहा गया है इतिहासकारों ने कि अकबर ने लगभग 30 से 40,000 लोगों को मारा था। ऐसा लिखते हैं कि लगभग 30,000 उसमें किसान थे और 8 से 10,000 के आसपास सैनिक थे, सभी का कत्लेआम किया गया। ये अकबर के द्वारा किया गया एकमात्र नरसंहार माना जाता है कि अकबर ने बड़े पैमाने पर यहाँ लोगों को मारा, और 30 से 40,000 की संख्या बताई जाती है 1568 में जीतने के बाद। ठीक है जी। अब दूसरा अभियान महाराणा प्रताप के समय होता है साथियों, समझने का प्रयास करेंगे महाराणा प्रताप वाले अभियान को। तो महाराणा प्रताप जो हैं, इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय था, महाराणा उदय सिंह द्वितीय, ये उनके पुत्र थे साथियों। तो महाराणा प्रताप भी एक बहुत ही प्रतापी और एक बहुत ही योग्य प्रशासक थे। ठीक है। तो महाराणा प्रताप ने दोबारा से अभियान शुरू किया, दोबारा से कैंपेन शुरू किए। अब पहले यहां पर भी अकबर वही कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है कि अकबर ने अपने दूत भेजे, अकबर के दूत आते हैं, अलग अलग एम्बेसडर को भेजता है। जैसे यहां पर 3 दूतों का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक दूत रहते हैं जलाल खान। सबसे पहले जलाल खान के नेतृत्व में एक अभियान भेजा जाता है, जलाल। हाँ, एक अभियान टोडरमल के नेतृत्व में भी आता है और एक अभियान मान सिंह के नेतृत्व में भी आता है। 3 बार दूत भेजे, जलाल खान को भेजा, फिर मान सिंह को भेजा, फिर टोडरमल को भेजा। ये क्रम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया साथी, उसको सही कर देता हूं मैं। ठीक है। जलाल खान को भेजा, उसके बाद मान सिंह को भेजा, फिर उसके बाद टोडरमल को भेजा,
टोडरमल, ये दूत बन करके आते हैं अकबर के। कोशिश करते हैं कि महाराणा प्रताप को कन्विंस किया जाए कि महाराणा प्रताप पूरी तरीके से अधीनता स्वीकार कर लें अकबर की, पर अगेन मेवाड़ ने ऐसा कभी किया ही नहीं। तो महाराणा प्रताप ने भी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो इसी कड़ी में फिर युद्ध होता है, और वो युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अब जो हल्दी घाटी का युद्ध है, इसके बारे में कुछ जानकारी हम लेते हैं साथियों, इंफॉर्मेशन निकालें। अगर हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर लड़ने नहीं आया था। ठीक है, हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये 18 जून को होता है साथियों। 18 जून 1576 को ये लड़ाई लड़ी गई। कहां पर लड़ी गई? अरावली, राजस्थान। अरावली, राजस्थान, यहां पर यह लड़ाई लड़ी गई। इसमें एक तरफ महाराणा प्रताप है और दूसरी तरफ मानसिंह, जो कि अकबर के सेनापति। अकबर खुद नहीं आया था, मानसिंह, और मानसिंह का साथ आसफ खान दे रहा है। मानसिंह का साथ आसफ खान दे रहा है। ठीक, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है चेतक, जो बहुत प्रसिद्ध है, और हाथी का नाम है राम प्रसाद। हाथी का नाम है राम प्रसाद। तो ये लड़ाई होती है हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। आज भी जब राजस्थान वाले क्षेत्र में आप जाएंगे, राजस्थान वाले इलाके में आप जाएंगे, तो वहां पर गोगुंदा नाम की जगह है, उदयपुर वाले जिले में आता है गोगुंदा। गोगुंदा के पास ये जगह है, अरावली की पहाड़ियों के पास, वहां है हल्दी घाटी का क्षेत्र। वहीं पर यह युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 18 जून 1576। सीधा सवाल बनता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो जवाब देना होगा 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर इस युद्ध में खुद लड़ने के लिए नहीं आया था। अकबर के सेनापति का नाम मानसिंह था और मानसिंह की मदद कर रहा था आसफ खान। ठीक है, इस युद्ध में भी कोई भी निर्णायक फैसला नहीं निकलता है। हालांकि कहा जाता है कि मेवाड़ की सेना को इसमें बहुत हानि हुई। मेवाड़ की सेना को इससे बहुत ज्यादा हानि होती है साथियों। कर्नल टॉड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल टॉड वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है। तो वो लिखते हैं कि एक युद्ध हुआ था रोम में बहुत पहले, जिसे थर्मोपाइली का युद्ध कहा जाता है, बैटल ऑफ थर्मोपाइले। ये रोम का एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। तो हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टॉड ने कहा है कि ये मेवाड़ का थर्मोपाइली है। और यह सवाल भी पूछा गया कि किस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपाइली कहा जाता है। तो याद रखना है साथियों आपको कि हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपाइले कहा जाता है। थर्मोपाइले एक बैटल था जो रोम में लड़ा गया था, तो इसे मेवाड़ का थर्मोपाइले भी कहा जाता है। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध है, दिस इज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, इसके बाद महाराणा प्रताप बहुत लंबे समय तक मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखते हैं और वो गुरिल्ला वॉर पद्धति का उपयोग करते हैं और मुगलों को हमेशा इन्होंने तंग किया। इसके बाद भी ना कहानी और आगे बढ़ती है, यहाँ पे चीजें खत्म नहीं हुई। महाराणा प्रताप के बेटे हैं अमर सिंह। महाराणा प्रताप के बेटे का नाम है अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह का भी एक युद्ध हुआ था जिसे दिवेर का युद्ध कहा जाता है। मैं यहां पर अलग से मेंशन कर दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह और अमर सिंह की भी एक लड़ाई हुई थी मुगलों के साथ, और उस युद्ध को कहा जाता है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध, बैटल ऑफ दिवेर, ये 1582 में हुआ था और इसे कहा गया है मेवाड़ का मैराथन। इसे मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। कर्नल टॉड ने यह बात कही है, मेवाड़ का मैराथन। और इसे क्या कहा गया है? मेवाड़ का थर्मोपाइले। ठीक है, मेवाड़ का थर्मोपाइले, ये कर्नल टॉड का स्टेटमेंट है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। तो मेवाड़ कभी भी वास्तविकता में मुगलों के नियंत्रण में नहीं आ पाया। 2 बार 3 बार कोशिश की गई। महाराणा उदय सिंह के समय पर जब राजा भारमल टोडरमल को दूत बना के भेजा गया, बात नहीं बनी, अकबर को खुद कैंपेन करना पड़ा। ठीक है, जयमल और फत्ता इन्होंने वीरता पूर्वक लड़ाई की थी और अकबर ने लगभग 30 से 40 हजार लोगों का नरसंहार किया था, जेनोसाइड किया था।
ठीक है। फिर महाराणा प्रताप आते हैं 1576 में। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसमें एक तरफ महाराणा प्रताप है, उनके घोड़े का नाम चेतक है, हाथी का नाम राम प्रसाद है। अकबर की ओर से मानसिंह और आसफ खान लड़ते हैं। कर्नल टॉड इसे मेवाड़ का थर्मोपाइली कहते हैं। अकबर के दूत जलाल खान मानसिंह टोडरमल थे। पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय प्रताप योग्य व्यक्ति थे, ये आपको याद रखना है। फिर महाराणा प्रताप के जो बेटे हैं अमर सिंह, उनका भी मुगलों के साथ युद्ध होता है। युद्ध का नाम है दिवेर का युद्ध, 1582 में होता है और इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द मैराथन ऑफ मेवाड़। ये बातें साथियों पता होनी चाहिए, बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो यही तीन सबसे इंपॉर्टेंट कैंपेन है अकबर के। एक मालवा वाला कैंपेन, बाज बहादुर और रानी रूपमती वाला। दूसरा ये गोंडवाना वाला कैंपेन, महारानी दुर्गावती वाला कैंपेन है साथियों ये। ठीक है, महारानी दुर्गावती वाला कैंपेन है। और एक फिर आपको याद रखना है, एक और जो कैंपेन होता है, हाँ जी, एक और जो कैंपेन होता है वो है ये मेवाड़ का कैंपेन। ठीक है, ये तीन आपको अभियान मुख्य रूप से याद रखने हैं। इसके बाद एक और है, सॉरी एक और रह गया, वो और इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में और पढ़ लेते हैं। रणथंबोर का भी अभियान है, कालिंजर का भी अभियान है, पर वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। गुजरात का अभियान इंपॉर्टेंट है। गुजरात वाला जो कैंपेन है ना, वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि गुजरात का कैंपेन क्या है। चलिए, एक कैंपेन और बचा है, वो और देख लेते हैं। फिर छोटे छोटे कैंपेन है तो मैं पीपीटी से ही आपको बता दूंगा, तो वो क्लियर हो जाएंगे। देख पाइए साथियों, ये जो क्षेत्र है ना, ये गुजरात वाला एरिया है। अब आपको पूरी ना पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी कि पुर्तगाली भारत में बहुत अच्छे से अपने पैर जमा चुके हैं। 1498 में 1498 में पोर्चुगीज आ चुके थे और अब वो पश्चिम तट पर, वेस्टर्न कोस्ट पर बहुत अच्छी तरीके से फैल चुके हैं। तो वो कहानी पैरेलल चल रही है। तो ये जो गुजरात वाला इलाका है, ये गुजरात वाला इलाका है, गुजरात, यहां पर कैंपेन होता है। ठीक है, तो गुजरात को जीतने के लिए भी ना दो कैंपेन करने पड़ते हैं। गुजरात को जीतने के लिए अकबर को दो कैंपेन करने पड़ते हैं। एक कैंपेन 1572 में होता है और एक अगले ही साल होता है 1573 में। ठीक है, इस समय गुजरात का जो राजा था पहले वाले कैंपेन के समय, वो मोहम्मद तृतीय था। मोहम्मद तृतीय गुजरात का जो राजा था वो मोहम्मद तृतीय था, मोहम्मद थर्ड। ठीक है, और मुगलों की तरफ से मिर्जा अजीज कोका ये लड़ रहा था। ठीक, दूसरा कैंपेन जो होता है, इसमें जो गुजरात की तरफ से राजा है, गुजरात की तरफ से जो किंग है, उसका नाम है मोहम्मद हुसैन। ठीक है, मोहम्मद हुसैन। और मुगल अकबर खुद आता है। मुगलों की तरफ से अकबर खुद आता है। अकबर ने ये कैंपेन जीत लिया। जीतने के बाद अकबर ने कुछ काम किए। एग्जाम्पल के लिए, वो पुर्तगालियों से मिला, वो पुर्तगाली से मिला। मिलने के बाद उसने पहली बार समुद्र देखा। उसने पहली बार समुद्र देखा और कार्टेज भी लिया। कार्टेज भी लिया। दूसरा, इसी समय उसने सीकरी का नाम बदला और सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी किया। फतेहपुर सीकरी, ये याद रखना। इस समय नरोन्हा जो है, नरोन्हा, वो पुर्तगालियों का जो गवर्नर है, वो इस समय नरोन्हा है साथियों, एंटोनियो नरोन्हा। ठीक है, एंटोनियो नरोन्हा से नहीं मिला था, ये गवर्नर से जाके नहीं मिला था। गवर्नर उस समय पर नहीं था इस समय पर। तो इसने कार्टेज लिया था। अब कार्टेज क्या है, ये मैं आपको पोर्चुगीज को पढ़ाते समय बताऊंगा। और तब भी मैं ये बताऊंगा कि देखो, पुर्तगाली
इतने शक्तिशाली हो गए थे कि इस क्षेत्र में आने के लिए अकबर को भी कार्टेज लेना पड़ा था, अकबर को भी परमिशन लेनी पड़ी थी। तो वो क्या कहानी है वो मैं आपको पोर्चुगीज को पढ़ाते समय बताऊंगा। फिलहाल ये प्रश्न जरूर किया जाता है कि अकबर ने किस अभियान के बाद फतेहपुर का नाम अकबर ने किस अभियान के बाद सीकरी का नाम बदल करके फतेहपुर सीकरी कर दिया। तो याद रखेंगे कि अकबर ने गुजरात अभियान के बाद ऐसा काम किया था। दूसरा, अकबर ने पहली बार समुद्र कब देखा था? तो गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। वहीं पर पहली बार वो पुर्तगालियों से मिला था। और गुजरात जीतने का सिर्फ एकमात्र कारण था, वो था व्यापार। गुजरात कैंपेन का सिर्फ एकमात्र कारण था व्यापार, ट्रेड। कि व्यापार यहां से बहुत होता था, ट्रेड बहुत होता था, इसीलिए गुजरात को जीतना जरूरी था, इसीलिए गुजरात का कैंपेन करना जरूरी था। तो यही कुछ तथ्य हैं जुड़े हुए हैं। अकबर खुद इस अभियान के लिए गया था, दूसरे अभियान में उसने गुजरात को जीता, पुर्तगालियों से मिला, पहली बार समुद्र देखा, समुद्र घूमने के लिए पुर्तगालियों से कार्टेज प्राप्त करता है। हम पढ़ेंगे कार्टेज व्यवस्था के बारे में जब हम पोर्चुगीज को पढ़ रहे होंगे। तो इतनी बातें हैं साथियों, इतनी चीजें याद रखनी है। बीच में फिर एक रणथंबोर का भी अभियान होता है, कालिंजर का भी अभियान होता है, दक्षिण भारत में खानदेश का अभियान है, खानदेश को दक्षिण भारत का द्वार नहीं, खानदेश का अभियान है, असीरगढ़ उसका आखिरी कैंपेन होता है। याद रखेंगे कि जो असीरगढ़ है दक्षिण भारत में, असीरगढ़ उसका आखिरी कैंपेन होता है। खानदेश को दक्षिण भारत का द्वार कहा जाता है। खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़ दक्षिण भारत के 3 अभियान करता है। एक अभियान खानदेश, खानदेश इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा गया। फिर एक अभियान अहमदनगर, अहमदनगर, और फिर एक अभियान असीरगढ़, असीरगढ़। जो असीरगढ़ है ये अकबर का अंतिम अभियान था, अकबर का अंतिम अभियान था, लास्ट कैंपेन ऑफ अकबर। अकबर को दक्षिण का सम्राट की उपाधि दी गई थी इसके बाद, दक्षिण का सम्राट। अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन होता है, दक्षिण के सम्राट की उपाधि अकबर को मिली है, दक्कन का सम्राट औरंगजेब को कहा गया है। दक्षिण का सम्राट अकबर को कहा गया है और दक्कन का जो सम्राट है वो औरंगजेब को कहा गया है। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो खानदेश उसका कैंपेन है, अहमदनगर कैंपेन है और असीरगढ़। अहमदनगर में ही कहानी आती है चांद बीबी की, जो चांद बीबी से लड़ाई होती है फिर बाद में समझौता होता है, वो अहमदनगर की कहानी, चांद बीबी की कहानी। ठीक है, चांद बीबी यहाँ पर विरोध करती हैं अकबर का। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। एक और बात याद रखना है कि काबुल का एक कैंपेन किया था। आपको याद है हमने काबुल के बारे में आपको एक बात बताई थी शुरुआत में कि जब अकबर राजा बना तो उस समय काबुल में विद्रोह हो गया था और काबुल उसके हाथ से निकल गया था। तो काबुल को जीतने के लिए भी अकबर ने एक आंदोलन किया, काबुल को जीत गया और फिर वहां पर हकीम मिर्जा जिसने कैंपेन किया था, तो हकीम मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। तो हकीम मिर्जा की बहन बख्त उन निसा बेगम को, जिसे निसा बेगम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, काबुल का कैंपेन किया था उसने। तो काबुल में अकबर की सेना को लीड कर रहा था हकीम मिर्जा। हकीम मिर्जा मर गया तो हकीम मिर्जा की बहन का नाम था निसार बेगम या निसा बेगम, उसको अकबर ने वहां का गवर्नर नियुक्त किया था। एकमात्र महिला थी मुगल काल में जिसे गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो ये भी एक कहानी है काबुल की। ये प्रश्न यहां से भी कई बार पूछ लिया जाता है, यहां से भी सवाल आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अकबर के प्रमुख अभियान थे, ये अकबर के इंपॉर्टेंट कैंपेन थे। अब एक बार जल्दी से हम क्विकली सभी को रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। देखो बहुत सारे अभियान हैं, हमें बस यही याद रखने हैं। हमने शुरुआत की पानीपत के दूसरे युद्ध से। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556 को। किसके बीच में हुआ? जवाब दीजिएगा, किसके बीच में हुआ? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर को कौन लीड कर रहा था? बैरम खान अकबर को लीड कर रहा था। कौन जीता? अकबर जीत गया। इसके बाद कहानी शुरू होती है अकबर के साम्राज्य विस्तार की। 1561 में कहां पर कैंपेन किया? मालवा में। मालवा का राजा कौन था? बाज बहादुर। उसकी पत्नी का नाम क्या था? रानी रूपमती। किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। बाज बहादुर और रूपमती की जो मजार है वो उज्जैन में है और बाज बहादुर और रूपमती का जो महल है वो मांडू में है। ये आपको याद रखना है। अकबर ने नक्कारा बजाना
बाज बहादुर से ही सीखा था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कैंपेन कौन सा है? गोंडवाना का। गोंडवाना रियासत की स्थापना मध्य प्रदेश में, महत्वपूर्ण रियासत। स्थापना वास्तविक संस्थापक आम्हड़ देव माने जाते हैं। तो गोंडवाना के राजा थे जिनका नाम था दलपत शाह। दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है, तब उनकी पत्नी वीरांगना रानी दुर्गावती कमान संभालती हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती कमान संभालती हैं, लड़ाई होती है। अकबर आसफ खान को भेजता है कैंपेन करने के लिए। रानी दुर्गावती की मृत्यु होती है 24 जून 1564 को, और इनकी समाधि जबलपुर में ही बनाई गई है साथियों। चौरागढ़ उस समय राजधानी हुआ करती थी। पहले सिंगौरगढ़ थी, फिर चौरागढ़ को राजधानी बनाया था रानी दुर्गावती ने। इसके बाद हमने मेवाड़ की बात की। मेवाड़ को कभी भी मुगल नहीं कंट्रोल कर पाए। पहला कैंपेन 1568 में अकबर ने खुद किया था। तब राणा उदय सिंह द्वितीय का शासन था। जयमल और फत्ता बहुत वीरता से लड़ते हैं। 18 जून 1556 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। राजस्थान में अरावली पर्वत के पास ये युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप थे, अकबर की तरफ से मानसिंह और आसफ खान थे। इस युद्ध में इस युद्ध को कर्नल टॉड ने मेवाड़ का थर्मोपलई कहा है। दूसरा, इस युद्ध में महाराणा प्रताप के जो घोड़े थे उनका नाम चेतक था, और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। एक और युद्ध होता है दिवेर का युद्ध, जो महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मुगलों से लड़ा, जिसे कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन बोला है। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर गुजरात का अभियान होता है। गुजरात का अभियान मुख्य रूप से व्यापारिक कारणों के लिए किया गया था, ट्रेड के लिए किया गया था साथियों। 2 बार अभियान होता है। पहले अभियान में सफलता नहीं मिलती है। दूसरे अभियान में जब मोहम्मद हुसैन वहां का शासक था, अकबर खुद जाता है, अकबर हराता है, पुर्तगालियों से मिलता है, पुर्तगालियों से कार्टेज लेता है, फिर समुद्र को देखने के लिए जाता है, और उत्तर प्रदेश में सीकरी का नाम बदल करके फतेहपुर सीकरी कर देता है, और बाद में उसने बुलंद दरवाजा भी बनवाया था। दक्षिण भारत में खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़ ये इंपॉर्टेंट कैंपेन होते हैं। 1601 में किया गया कैंपेन 1601 में असीरगढ़ का अभियान करता है, जो अकबर का अंतिम अभियान था, लास्ट कैंपेन था। अहमदनगर में चांद बीबी, बाद में समझौता हो जाता है, खानदेश पर अधिकार करता है। 1591 में ही उसने खानदेश पर अधिकार कर लिया। तो ये अकबर के इंपॉर्टेंट कैंपेन है। इतने याद रख लेना, इतने से ही काम बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि सारे कैंपेन आप याद रखो। चलिए, अब इन सभी बातों को एक बार ना हम पीपीटी से देख लेते हैं। पीपीटी के थ्रू इनको हम समझ लेते हैं कि क्या क्या लिखा है। अब देखें, ये पूरी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। जैसे हल्दी घाटी के युद्ध की पूरी स्टोरी यहाँ है कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। गोगुंदा, अरावली पर्वत, उदयपुर, राजस्थान में। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम नहीं आया। मुगल सेना का नेतृत्व सेनापति मानसिंह और आसफ खान ने किया था। ठीक है, महाराणा प्रताप के साथ इसमें हकीम खान सूर थे, जो कि अफगान के एक सेनापति थे। इनके घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का नाम राम प्रसाद था। कर्नल टॉड कहते हैं इसे बैटल ऑफ थर्मोपाइली या मेवाड़ का थर्मोपाइली कहते हैं। ठीक है, मालवा, अब ये पूरे कैंपेन लिखे हुए हैं। मालवा, बाज बहादुर शासक, 1561 में कैंपेन किया आदम खान और पीर मोहम्मद ने। मांडू में रानी रूपमती और बाज बहादुर का महल है। चुनार, अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानों के खिलाफ माफ कीजिए, 1562 में अब्दुल्ला खान ने लीड किया। आमेर के राजा थे भारमल, इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। मेड़ता के राजा थे जयमल, यहाँ पर सरफुद्दीन ने कैंपेन किया। गोंडवाना मध्य प्रदेश में वीर नारायण और रानी दुर्गावती, 1564 में आसफ खान ने कैंपेन किया। गोंडवाना के संस्थापक आम्हड़ दास थे। दलपत शाह की पत्नी थी रानी दुर्गावती। मेवाड़ में 2 कैंपेन करने पड़े, उदय सिंह और महाराणा प्रताप, 1568-1576। पहला कैंपेन अकबर ने खुद किया, दूसरे में मानसिंह और आसफ खान को भेजा। 1568 में लगभग 30,000 नागरिक मारे जाते हैं। राणा उदय सिंह के सेनापति थे जयमल और फत्ता। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया और उदयपुर की स्थापना करते हैं। अकबर ने फतहनामा जारी किया था। एक और फैक्ट है, ये याद रखिएगा, फतहनामा मतलब होता है आदेशों की श्रृंखला। तो मेवाड़ को जब उसने जीत लिया तो उसने फतहनामा जारी किया था साथियों। और कैंपेन है, रणथंबोर के राजा थे सुरजनहाड़ा, भगवान दास और अकबर ने कैंपेन किया था। कालिंजर के राजा थे रामचंद्र,
मजनू खान शाह ने कैंपेन किया था। मारवाड़ में राजा चंद्रसेन थे, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। जैसलमेर में रावल हरि राय थे, इन्होंने भी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। बीकानेर में कल्याणमल थे, इन्होंने भी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। गुजरात में मोहम्मद तृतीय और मोहम्मद हुसैन। मिर्जा अजीज कोका ने पहला कैंपेन किया, दूसरा अकबर ने किया। स्मिथ ने ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा। अकबर और पुर्तगाली, अकबर ने पहली बार समुद्र देखा। बिहार और बंगाल पर कैंपेन, राजा था दाऊद खान, अफगानी था। मुनीम खान ने कैंपेन किया और इसी के साथ अफगानियों का पूरी तरीके से अंत हो गया। अफगानियों का अंत पूरी तरीके से हो जाता है। काबुल में हकीम मिर्जा ने कैंपेन किया था। हकीम मिर्जा यहाँ का शासक था, माफ कीजिएगा। मान सिंह और अकबर ने कैंपेन किया था, ये गलती हो गई थी मुझसे। हकीम मिर्जा की बहन का नाम था उख्त उन निसा बेगम, जिसको अकबर ने यहाँ का सूबेदार बनाया था। कश्मीर में यूसुफ याकूब खान का शासन था, तो भगवान दास और कासिम खान ने कैंपेन किया। बलूचिस्तान में अफगानों का शासन था, यहाँ मीर मासूम ने कैंपेन किया। देखो ये सारे कैंपेन लिखे हुए हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया है, वही याद रखना। बाकी याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है प्यारे दोस्तों। दक्षिण भारत में खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़। असीरगढ़ के बाद दक्षिण के सम्राट की उपाधि धारण की थी अकबर ने। दक्कन का सम्राट औरंगजेब को कहा जाता है। तो ये पूरी कहानी और ये सब कुछ इसमें लिखा है। बाकी जो चीजें हैं ये सब कुछ यहाँ पर लिखा है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने छावंद या चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, और ये वो समय है जब अकबर पहली बार समुद्र देखता है। ये पूरी की पूरी कहानी है। गुजरात विजय के बाद ही टोडरमल ने लगान व्यवस्था बनाई थी। तो ये पूरी स्टोरी है साथियों, ये पूरी की पूरी कहानी। तो आज के सेशन में हमने अकबर के बारे में आधी बातों को पढ़ लिया है। हमने आधी चीजें अकबर के बारे में कंप्लीट कर ली हैं। अब आधी चीजें हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैप में अगर आप प्रैक्टिस करोगे चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। मैप बना करके याद करो। शुरुआत हमने अकबर के जन्म से की थी कि अकबर का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, राजा कैसे बना। कालानौर में उसका राज्य अभिषेक किया गया 1556 में। बहुत विषम परिस्थितियां थी उस समय पर। हेमू के साथ लड़ाई होती है, पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है साथियों, नवंबर में होती है। 1556 में लड़ाई होती है, वो पूरी कहानी वहां से चलती है। फिर बैरम खान का अंत होता है, 1561 में हत्या हो जाती है। हरमदल का प्रभाव 1562 में खत्म होता है। यहीं से अकबर अपने कैंपेन को शुरू करता है। 1561 में मालवा का कैंपेन करता है। 64 में वो मुख्य रूप से गोंडवाना का कैंपेन करता है। उसके बाद 68 और 76 में मेवाड़ का कैंपेन करता है। फिर गुजरात का कैंपेन 73 में होता है, ठीक है। पहली बार पुर्तगालियों से मिलकर के वहां समुद्र देखता है। अब ये सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये पूरी चीजें 72-73 में ये कैंपेन होता है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। यहीं से सवाल बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा एक बार, प्रश्न हम करा ही देंगे, क्विज आपको हम दे ही देंगे साथियों। तो मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, अकबर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।